हेलो दोस्तों। लास्ट लेक्चर में जैसा कि हमने बुद्धा की डिफरेंट मुद्रास को डिस्कस किया था। आज इस लेक्चर में हम गुप्ता एज से रिलेटेड आर्ट एंड आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि गुप्ता एज को गोल्डन एज क्यों कहा जाता है, कैसे कैसे बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की इम्पोर्टेंस घटती चली गई और हिंदू आर्किटेक्चर का इमरजेंस हुआ। तो आज सबसे पहले हम जानते हैं कि गुप्ता एज कहाँ से स्टार्ट होती है। 4th सेंचुरी एडी से गुप्ता एज स्टार्ट होती है और गुप्ता एज को गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर कहा जाता है। इसको गोल्डन पीरियड कहने के पीछे बहुत बड़ा रीज़न ये है, इस पीरियड में साइंस, टेक्नोलॉजी और आर्ट एंड आर्किटेक्चर लिटरेचर में बहुत सारी बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ था, इनोवेशन हुआ था। इसीलिए इस एज को गुप्ता एज को गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया कहा जाता है। इस एज में समुद्रगुप्ता के द्वारा बहुत सारे अभिलेख लिखे गए। इसी एज में कालिदास के द्वारा बहुत सारे पोइट लिखी गई, बहुत सारे अभिलेख लिखे गए। तो इस एज को गोल्डन एज कहा जाता है। कालिदास जिन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे, जैसे मुद्रा राक्षसम और अभिज्ञान शकुंतलम, बहुत सारी चीज़ें लिखी, इसीलिए इस एज को गोल्डन एज कहा जाता है। गोल्डन एज कहने के पीछे अदर रीज़न ये भी है, साइंस के फील्ड में बहुत तरक्की हुई। साइंस में क्या हुआ, ज़ीरो का उत्पत्ति हुई। बाइनरी नंबर पहले से था, इंडिया ने बाइनरी नंबर वर्ड को इंडियन दिया, मगर उसके बाद ज़ीरो जो दिया वो भी मेरे भारत ने दिया। तो इसीलिए गाना भी बनाया, जब ज़ीरो दिया मेरे भारत ने। तो इससे पता चलता है कि गोल्डन एज, इसलिए इसे गुप्ता एज को कहा जाता है। अब इसमें आगे जैसा कि बताया गया है, जो बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर था वो साथ साथ चलता रहा, मगर हिंदू रूलर होने की वजह से टेम्पल आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई और टेम्पल आर्किटेक्चर में जो रीच्ड और क्लाइमैक्स पहुंचा तो वो गुप्ता एज से ही पहुंचा। तो हमें पता चलता है कि गुप्ता एज की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब लास्ट लेटर फेज में ब्राह्मणिकल रूलर आए। मैंने जैसा आपको बताया, ये ब्राह्मणिकल रूलर आए तो उन्होंने वर्ना सिस्टम को स्टेबलाइज किया। उन्होंने आर्ट एंड आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर में बहुत सारा डेवलपमेंट किया। अब जब ब्राह्मणिकल रूलर आए तो उन्होंने 3 प्रिंसिपल डिटीज़ का उत्पत्ति हुई। मतलब ऐसा नहीं उन्होंने बनाए, ऐसा नहीं, धीरे धीरे डेवलप हुए। जैसे विष्णु को क्या है, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में पूजा जाने लगा। शिवा आपने पढ़ा, ये चोला एम्पायर जो बना है, बृहदेश्वरा टेम्पल बना है, गंगई चोला कोंडापुरम टेम्पल बना है, वो सब शिवा से रिलेटेड है। शक्ति एक गॉडेस थी, उनका उत्पत्ति हुई ईस्ट में और मालाबार कास्ट में। अब आर्किटेक्चर हम देख लेते हैं गुप्ता का, कि गुप्ता के पीरियड में आर्किटेक्चर किस तरह का था। अब आपको पता है कि बुद्धा के टाइम से केव का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था। केव में ही विहारास बनाए जाते थे, केव में ही ये बिहारास के अलावा चैत्या बनाया जाते थे। तो चैत्या और बिहारा में हम पहले डिफरेंस जान चुके हैं पहले के लेक्चर्स में। तो आज के लेक्चर्स में हम देखते हैं कि कैसे उनमें क्लाइमेक्स आया, कैसे उनमें डेवलपमेंट आया, इनोवेशन आई। तो मुराल पेंटिंग का डेवलपमेंट हुआ। आप देखोगे कि अजंता और इलोरा की गुफाओं में बहुत सारी मुराल पेंटिंग बनेंगी। मुराल पेंटिंग की सीधी सीधी डेफिनेशन ये है, मुराल पेंटिंग जो वॉल्स पे बनाई जाती थी और वॉल्स पे बहुत बहुत बड़ी पेंटिंग बनाई जाती थी, फाइन आर्ट होती थी, बहुत अच्छे से उनकी बाउंड्रीज की जाती थी, रेड कलर से, ब्लू कलर का यूज़ नहीं किया जाता था। फ्रेस्को पेंटिंग होती थी। आगे हम देखेंगे फ्रेस्को पेंटिंग क्या होता है। तो अब हमने आर्किटेक्चर स्टार्ट किया, हमने देखा केव की इम्पोर्टेंस क्या थी, अजंता और इलोरा में क्या रही। अब देखते हैं अजंता केव क्या होती है। अजंता केव पहले अजंता केव स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि अजंता केव दिखती कैसी, ताकि आपको वो मेमोरी में बैठ जाए। किसी भी चीज़ को याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उसको पिक ज़रूर देखें, उससे रिलेटेड फ़ोटोज़ ज़रूर देखें, ताकि वो आपकी मेमोरी में बैठ जाए। तो आप पहला पिक्चर देखिए कि कैसे अजंता की केव जो है वो गुफाओं के बीच में बनी गई हैं। आप इन्हें जब देखेंगे तो आपको आश्चर्य फील होगा कि लोग कितने ज़्यादा इनोवेटिव थे, कितने ज़्यादा एक्सप्लोरर थे। आजकल तो लोग कुछ भी एक्सप्लोर नहीं करते हैं, पहले के लोग बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर करते थे। ये अजंता के अंदर के बुद्धा केव से रिलेटेड है और ये अजंता का बाह्य पार्ट है, जो जहाँ पर
धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। अब हम ये जानते हैं कि अजंता केव ऐसा नहीं है एक ही डायनेस्टी ने डेवलप कर दी, बहुत सारे राजाओं ने उसे पैट्रोनेज दिया, तो उसकी वजह से वो डेवलप हुई। तो इसीलिए इसका पीरियड 200 BC से लेकर 650 AD तक है। अब BC क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट होता है, और AD क्या होता है, जब क्राइस्ट पैदा हो गए तो उसके बाद से जो टाइम चालू हुआ उसे AD कहते हैं। और क्राइस्ट के पहले, जीसस के पहले पैदा होने से पहले वाले टाइम को बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। तो ये है। अब आप कहीं भी देखेंगे तो वहाँ पर चैत्य आपको कम मिलेंगे, जिन्हें हम जानते हैं प्रेयर हॉल कहते हैं, और बिहाराज आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो इस तरह से अजंता की केव में 29 केव्स हैं अजंता में, और उस केव्स में 24 बिहार, मतलब 23-21 बिहार हैं और 4 चैत्याँ हैं। उन चैत्या में प्रेयर हॉल है, बाकायदा वहाँ प्रेयर होती थी, जैसे हमने ये ऊपर प्रेयर हॉल देखा। अब आगे हम बढ़ेंगे, आगे देखते हैं कि बुद्धिस्ट, अब ये इन्होंने जैसे कि बताया है कि जो अजंता में गुफाएं में वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर किया गया है, जो हमें वहाँ मुराल पेंटिंग मिलती हैं, फ्रेस्को कलर्स यूज़ हुए हैं, तो वो एक्चुअली बुद्धिस्ट मॉन्क के द्वारा बनाए गए हैं। तो ये है। और अब इसे पेट्रोनेज, एक स्पेशल पेट्रोनेज बाका ताका किंग थे हरिसेना, बाका ताका किंग हरिसेना के द्वारा स्पेशल पेट्रोनेज इन्हें दिया गया था। हरिसेना के बारे में हम हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, और पहले भी हमने इसके बारे में पढ़ चुके हैं, हरिसेना कौन थे। ठीक है। अब इन्होंने आगे बताया है कि इसमें फ्रेस्को पेंटिंग यूज़ हुई। एक्चुअली आप फ्रेस्को पेंटिंग जान लीजिए क्या होता है। जिस तरह से गांव में कावडंग इकट्ठा किया जाता है, गोबर और धान की भूसी इकट्ठा की जाती है, और उसको मिक्स करके मिट्टी के साथ, मतलब सॉइल के साथ उसका लेप बना देते हैं, और लेप को दीवारों पर लगा देते हैं, और दीवारों पर लेप लगाने के बाद एक लाइम प्लास्टर किया जाता है, जिसे हम चूना कहते हैं, चूना से रंगा जाता है। फिर उसके बाद पेंटिंग की जाती है गीले चूने पर, ताकि ये फील हो कि वो अंदर से पेंटिंग उभर के आई है। तो इस तरह की पेंटिंग को फ्रेस्को पेंटिंग कहा जाता है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें जो कलर यूज़ हुए हैं वो फुल्ली नेचुरल कलर यूज़ हैं, लोकल वेजिटेशन और मिनरल से बनाकर ये कलर हुए। फिर इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात बताई है कि रेड कलर का यूज़ नहीं हुआ है, रेड कलर से पेंटिंग की बाउंड्री करते थे, जैसा मैंने पहले बताया। ब्लू कलर का यूज़ इस यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हुआ। अजंता की सारी जो गुफाएं हैं वो बुद्धिस्ट से रिलेटेड हैं। जो आपने 29 केव के बारे में सुना वो सारी बुद्धिज्म से रिलेटेड हैं। जबकि जब हम एलोरा पढ़ेंगे तो एलोरा में जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर बना हुआ है, जो चीज़ यूज़ हुई है, वो सारी की सारी, उसमें 3 धर्म हैं, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और हिंदुइज़्म। और अजंता की गुफाओं की खासियत ये है, ये बुद्धिस्ट से रिलेटेड है। और इसका जिक्र फाहीन, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, फाहीन किसके टाइम आए थे और ह्यूनसेंग किसके टाइम आए थे। ये फाहीन और ह्यूनसेंग चाइना से ट्रेवल करके इंडिया में बुद्धिज़्म से रिलेटेड आर्किटेक्चर को और उनके इंस्क्रिप्शन को कलेक्ट करने के लिए आए थे। आपको बस इतना बताना है ये किस टाइम में आए थे। तो इस तरह से हमने ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड, आर्ट एंड कल्चर का हमने ये नेक्स्ट लेक्चर प्रिपेयर किया है। इसमें हमने अजंता को देखा, हमने देखा कि अजंता कहाँ स्थित है, औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के वगोरा रिवर पर स्थित है। हमने उसकी लोकेशन का भी मैप लगाया कि सह्याद्री हिल से कितनी दूरी पर है। हमने उससे रिलेटेड फ़ोटोज़ देखे, मुराल पेंटिंग क्या होती ये देखा, और गुप्ता के पीरियड के बारे में हमने डिस्कस किया। तो इस तरह से हमने इस लेक्चर को पूरा का पूरा अच्छे से कंप्लीट किया है। थैंक यू।